दोस्तों स्वागत है आप सबका आपकी बार यूपीएससी पार में। तो बात करते हैं अब मेंस की स्ट्रेटेजी को लेके। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि अब जो मेंस होने वाला है हमारा 20 सितंबर से, उसके लिए हम अब तक क्या सही कर रहे हैं और हम क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मेंस के पेपर का, ठीक है, वो ये है कि आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो, जो भी मटेरियल, वो आप अच्छे से रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज करो आपके 7 पेपर हैं जो आपकी एक रैंक बनाएंगे, ठीक है। अब 7 में से आपके जो ऑप्शनल हैं, 500 नंबर के ऑप्शनल हो गए, वो अब तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और अगर अब तक नहीं हुआ है तो आप एक हफ्ता और ले लो, बट अपने ऑप्शनल को डन कर दो। एटलीस्ट 1-2 रिविजन्स और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, इतना आपने कर लिया, मोर देन इनफ है। अब दूसरी बात आती है एथिक्स और ऐसे। देखो दोस्तों, जो GS1 GS2 GS3 है, हम सब लोग प्रीलिम्स निकाल के, मतलब जो लोग भी प्रीलिम्स निकाल के पहुंच रहे हैं मेंस लिखने, सब लोग इतना फंडामेंटल्स तो जानते हैं कि वो कोई भी टॉपिक है उस पर कुछ ना कुछ लिख देंगे, अनटिल अनलेस 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल बाउंसर आए, जो कि हर साल आते हैं, वो सबके लिए आते हैं, ठीक है। तो GS 1, 2, 3 के लिए जो स्ट्रेटजी होती है वो यही है कि आपकी जो बेसिक बुक्स हैं जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी हैं, उसको थोड़े मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाए। और इसके अलावा जैसे विज़न की आप साइट पे जाओगे तो आपको वैल्यू एडेड मटेरियल्स मिल जाएगा, और टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के 1 साल के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे मेन 365 में। तो वहाँ से आप मटेरियल इकट्ठा कर लो, कुछ अच्छे कोटेशंस इकट्ठे कर लो। जैसे कि अगर क्लाइमेट चेंज पे कोई क्वेश्चन आता है, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे कोई क्वेश्चन आता है, या वुमेन पे कोई क्वेश्चन आता है, या एजुकेशन पे आता है, तो आपके पास आंसर स्टार्ट करने के लिए एक अच्छे कोटेशंस होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ सबसे मेन जो एस्पेक्ट है इस पेपर का, वो है आपका ऐसे और एथिक्स। दोस्तों एथिक्स एक ऐसा पेपर है ना जिसमें आप लास्ट ईयर के टॉपर्स के नंबर भी उठा के देखोगे तो 120, 115, 130, इनफैक्ट 140 तक लोग ईजिली ला रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे जीएस में ऑन एवरेज स्कोर 90-95 रहता है, एथिक्स में टॉपर्स का ऑन एवरेज स्कोर 115, 120 रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब एथिक्स में आपको अच्छा स्कोर करना ही होगा। और सेकेंडली ऐसे, अब ऐसे एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको सिर्फ टॉपर्स के लास्ट ईयर के ऐसे पढ़ो, कुछ अच्छे नॉवेल्स पढ़ लो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लो, ठीक है। तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि अगर मैं 1000 वर्ड्स मुझे लिखने हैं तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा अपना आंसर। अब आप आंसर स्टार्ट करने के लिए देखो 2-3 तरीके हैं। या तो आप कोई एक खुद की छोटी सी स्टोरी फ्रेम कर लो। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ कर्मा पे, क्वेश्चन आता है, तो आप एक छोटी सी स्टोरी लिख सकते हो कि माया वॉज अ बॉय हु लिव इन द आउटस्कर्ट ऑफ दिस, और वो चोरी ऐसे करता था और ऐसे ऐसे करके फाइनली कर्मा हिट हुआ। बहुत छोटी सी स्टोरी से आप स्टार्ट कर लो। या फिर आप कर्मा की डिफाइन करो, कर्मा क्या होता है, और एक अच्छा कोटेशन उठा के डाल दो, चाहे भगवत गीता से या कहीं से, ठीक है। या फिर तीसरा क्या है, किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने कर्मा के बारे में कुछ कहा हो, आपको पता हो, आप उससे स्टार्ट कर लो। ये आपकी मर्जी है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बस ऐसा होना चाहिए। जैसे आपने मान लो आप आज ही एक ट्राई, मेरे कहने पे एक चीज़ ट्राई करना, आप 10 नॉवल पढ़ना, ठीक है। आप देखना हर नॉवल को लिखने की एक अलग स्टाइल है। ऐसा नहीं है कि कोई एक राइटर दूसरे राइटर को कॉपी कर रहा है, बट सब में कॉमन ये होगा कि सबकी स्टोरी लाइन जो है वो एक कोहेरेंस में होगी। जैसे आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा, आप उसमें ड्वेल हो जाओगे, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, आप ऐसे कैसे भी स्टार्ट करो, कैसे भी एंड करो, उसे इस तरीके से स्टोरी लाइन में इतने अच्छे कोहेरेंस में रखो कि जो पढ़ रहा है उसे मज़ा आए। और क्या है, देखो छोटी छोटी चीज़ें करनी है। आपने कुछ अच्छा वर्ड यूज़ कर लिया, उसे अंडरलाइन कर दो। आपने कोई स्टोरी डाल दी, कोई कोटेशन डाल दिया, उसे अंडरलाइन कर दो। जो ऐसे का मेन आपका जो ऐसे का डिमांड है, थीम है, जहाँ आपने उसे एक्सप्लेन किया उसे अंडरलाइन कर दो। बस आपके मोर देन एवरेज नंबर आसानी से ऐसे में आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। आप मुझे लिखवा के ले लो। अब होता क्या है ना, देखो अब इस टाइम पे सबको एंजाइटी होती है। अब हम लोग ना बहुत ज़्यादा टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, सब लोग ही देखते हैं, मैंने तो खैर बंद कर दी है, मैं बताऊंगा क्यों। अब देखो कोई भी टॉपर ना इस वक्त यूट्यूब पे जो वीडियो बनाता है, वो उसमें बताएगा कि मैं अपने आंसर में ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, मैं इस तरह का ग्राफ बनाता हूँ, इस तरह की फ्लो चार्ट बनाता हूँ, ऐसे। देखो ये सब बातें ठीक हैं, अच्छी हैं, लेकिन आप आप में से कितने लोगों ने अब तक 3 घंटे बैठ के कोई भी जीएस का पेपर लिखा है? मैंने लिखे हैं, मेरे दोस्तों ने लिखे हैं जिन्होंने पेपर पास किया है,
और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, जो रैंक होल्डर्स रह चुके हैं, मेरे कुछ दोस्त मेरे कॉलेज के, उन्होंने मुझे बोला है कि भाई ये जो टॉपर्स आके वीडियो में बताते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि जो 3 घंटे का पेपर है ना, आपको उसमें टाइम ही नहीं मिलने का भाई। आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। जो आपका पेन चलेगा और जो आपकी मेमोरी में मेमोराइज्ड है, आप उसे ही उतारते रह जाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है इस पेपर में। अभी क्या है, मान लो मैं आपको एक आंसर, मॉडल आंसर लिख के दिखाऊं, सपोज करो, तो मैं उसमें आपको 100 तरह की चीज़ बता सकता हूँ कि देखो मैंने ऐसे कोड लिख दिया, मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, क्योंकि मुझे पता है एक ही आंसर मुझे आपको लिख के दिखाना है, या मुझे आपको एक ही एग्जाम्पल शो करना है ना। क्योंकि बहुत से कई टॉपर्स होते हैं जो जेन्युइन भी होते हैं, वो खुद बोलते हैं कि भाई हमें 8-10 क्वेश्चन अच्छे से आते थे, कुछ क्वेश्चन हमें मीडियम आते थे, और 3-4 आंसर तो हमारे आप देख लोगे, आप हमारी वीडियो नहीं सुनोगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सा फैक्ट है, हर टॉपर की बात आपको सुननी है, समझनी है, जो उससे पॉजिटिव आप ले सकते हो लो। टॉपर्स की वीडियो देखने से अच्छा उनकी आंसर कॉपीज देखो, उससे आपको पता चलेगा रियलिटी में वो लोग क्या करते हैं। देखो वीडियोस में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पर आंसर कॉपीज में दिखता है, तो आप उनकी आंसर कॉपी से उनकी बेस्ट प्रैक्टिस लो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि टाइम मैनेजमेंट और एंजाइटी। देखो यार, अब 9 पेपर हैं कुल मिला के, ठीक है, तो कितना बड़ा सिलेबस हो गया, तो आप कुछ भी पढ़ोगे आपको कहीं ना कहीं कम लगेगा। अब आपने मान लो वुमेन को लेके एक डाटा पढ़ लिया कि भाई वुमेन इंडिया में वुमेन पार्टिसिपेशन लोकसभा में इतना है, ठीक है। अब हो सकता है आप 5 तरह के डाटा नहीं पढ़ पाए, लेकिन जब आप उन्हें देखोगे तो आपको लोगे यार कहीं ही पेपर में ना आ जाए, मेरा ही रह ना जाए। तो इस तरह की एंजाइटी होनी जाहिर सी बात है, और सबसे अच्छी बात है ये कंपटीशन है। तो ऐसी चीज़ सबके साथ है, यहाँ पे कोई भी गूगल नहीं है ना। सारे बच्चे हैं, जो भी टॉप करता है, आप देखो मोस्टली IITians या बीटेक वाले इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी सब होते हैं। तो क्योंकि सबको पता है हमें पढ़ना क्या है। आपको अगर पता है मुझे पढ़ना क्या है, अगर आप सिलेबस बेस्ड हो और आप इधर उधर नहीं भाग रहे हो कि लो ये मटेरियल भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, अलाना भी फलाना भी, ये मतलब आपको PhD स्कॉलर नहीं बनना भाई, है ना। जैसे एक वर्ड है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, तो बस वही है UPSC का पूरा एग्जाम। खुद देखो, मैंने प्रीलिम्स के लिए भी ये चीज़ बताई थी कि कैसे आपके एलिमिनेशन वर्क करेगा और कैसे PYQ वर्क करेंगे, और डेफिनेटली जिन्होंने मेरे को फॉलो किया था उनका फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। वैसे ही मैं मेंस के लिए भी आपको अभी पहले से बता रहा हूँ, आप देखना जब पेपर आएगा और रिजल्ट आएगा, आपको मेरी बात याद आएगी कि सर बिल्कुल सही कह रहे थे, लिमिटेड पढ़ते, रिवाइज करते, अच्छा इंट्रो लिखते, अच्छा कंक्लूजन लिखते, कोटेशन डाल देते, हो जाता। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की हमें ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों यही सच्चाई है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होना भी ज़रूरी नहीं है, कि उस कंटेंट को अच्छी तरीके से लिखो। क्वेश्चन की जो डिमांड है, सबसे मेन चीज़ होती है क्वेश्चन की डिमांड। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कमी थी, तो आप ये बताओ मुगल में क्या कमी थी, मेन अगर आपने वो बता दिया तो मैं आपको मार्क्स दूंगा। अब आप बताओ कि अशोका में अच्छाई थी, मोदी जी में अच्छाई है, ये है वो है, फलाना फलाना। जो क्वेश्चन की डिमांड है वहाँ आप हिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वहाँ हिट कर रहे हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे फ्लो चार्ट और डायग्राम ये बना दिए तो 0.5 या 1 नंबर और अच्छा मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले हमें पेपर ख़त्म करना है टाइम से, ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो दोस्तों बस यही सब चीज़ें हैं, बाकी आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, और बाकी बात करते रहेंगे बीच बीच में, और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।